जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सबको आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। जो भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। देखिए, एसएससी जीडी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना से पूछा गया है कि जनगणना 2011 की जो जनगणना है ये कौन सी नंबर की है। तो आपको बताना है कि ये 7वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। और इसके बेसिस से बन सकता है कि आखिर जनगणना में ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की है। तो आपको बताना है कि 15वें नंबर की जनगणना है। और आपको इसमें पूछ सकता है कि आखिर पहली जनगणना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। क्या? लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी। आपको हम यहाँ पर रैंडम तरीके से कराएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। पूछेगा आखिर दशकीय आधार पर पहली जनगणना, दशकीय आधार पर जनगणना किसके समय में शुरू हुई। तो आपको बताना है कि जो रिपन है, लॉर्ड रिपन के समय में दशकीय आधार पर जनगणना शुरू हुई। यहाँ से जनगणना से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि आखिर इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 में जनगणना जो आयुक्त थे ये कौन थे? जनगणना आयुक्त। तो आपको हम बता दें कि इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो चंद्रमौली, क्या? चंद्रमौली जी थे। ये आने वाले पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आपको हम बता दें कि कुछ क्वेश्चंस और जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी और बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्या? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पेपर में सब क्वेश्चन जितने खिलाड़ियों के बेस पे बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको हम बताते हैं। इसे पूछ सकता है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट में, या पूछ सकता है हॉकी में कितने खिलाड़ी होंगे, या पूछ सकता है पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे, या पूछ सकता है पोलो के साथ साथ नेटबॉल के साथ साथ कबड्डी में पूछ सकता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे। इसके साथ आपको पूछ सकता है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके साथ पूछ सकता है कि आखिर फुटबॉल के साथ साथ बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, बेसबॉल में। तो आपको हम बताते चलते हैं कि बेसबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 9 है। आप लोग इसको याद करते चलिएगा। फुटबॉल में रग्बी फुटबॉल यानी सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या 15 रग्बी फुटबॉल में होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 7। पोलो में आपको बता दें 4। क्रिकेट और हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या? क्रिकेट और हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। और आपसे पूछ सकता है पेपर वाला कि आखिर बताइए, और अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि पूछा गया है क्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया आखिर नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। बास्केटबॉल में आपको बता दें 5 खिलाड़ी पूछ सकता है। अगर वॉलीबॉल में तो आपको बताना है कि वॉलीबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 6 है। पूछा गया है कि आखिर नीति आयोग का सीईओ, क्या? नीति आयोग के सीईओ। आपको हम नीति आयोग के सीईओ के साथ साथ यहाँ पर बताएंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। क्या? परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं। पूछेगा कि इसके आखिर इस समय उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष आपको बता दें कि सुमन बेरी। क्या? आप लोग याद रखिएगा, सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। पूछेगा आखिर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताना है 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की अध्यक्ष स्थापना की गई। पूछेगा आखिर ये किसके स्थान पे आएगा। आपको बता दें कि योजना आयोग जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, योजना आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2015 को स्थापित करके ये आया है नीति आयोग। नीति आयोग को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं थिंक टैंक। क्या? थिंक टैंक। इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री जी खुद ही होते हैं, ठीक है। और बताइए, आपको बताते हैं कि जो क्वेश्चन और पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर क्या? क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर स्टेडियम, जैसे स्टेडियम के बारे में पूछा गया है, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है। क्या? ब्रेबोर्न स्टेडियम ये कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है कि ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम के बारे में यहाँ बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे पूछता है कि इन स्टेडियम के बारे में, वानखेड़े कहाँ पे है। क्या? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है। तो आपको बताना है ये भी मुंबई में स्थित है। सबसे बड़ा स्टेडियम, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है ये कहाँ पे है। ये सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। क्या, मोटेरा स्टेडियम। ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद में स्थित है। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेडियम के बारे में बताते हैं। जैसे पूछेगा कि आखिर दूसरे नंबर के सबसे बड़ा सेकंड पे कौन सा है, मेलबर्न। क्या, मेलबर्न ये कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। पूछ सकता है कि आखिर लखनऊ में कौन सा है, आपको बताना है कि लखनऊ में है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। इसका ओल्ड नेम, इसका नया नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी ये स्टेडियम कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। फिर पूछेगा आखिर ईडन गार्डन कहाँ पे है। क्या, ईडन गार्डन कहाँ पे है, ये सब याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, इसीलिए हम आपको बीच में एक रैंडम रिवीजन लेके चले आए हैं। जैसे पूछ सकता है आखिर अरुण जेटली स्टेडियम। क्या, अरुण जेटली स्टेडियम। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है फिरोज शाह कोटला। क्या, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है, आपको बताना है दिल्ली में। और आपको बता दें कि कुछ और क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको हम बताते हैं। पूछा गया है कि क्वेश्चन कि आखिर नीति आयोग के साथ साथ आपको और कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, लेके आए हुए हैं। ICAR के हेड कौन है। क्या, ICAR के हेड कौन है, ICAR की आपको बता दें इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। 1942 में दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके हेड आखिर पूछा गया था, इसके हेड कौन से हैं, आपको बता दें हिमांशु पाठक। क्या, हिमांशु पाठक इसके हेड हैं। ठीक, हिमांशु पाठक। और पूछा गया आखिर अब ये है क्या, इंस्टीट्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, ये कृषि अनुसंधान पे कार्य करता है। क्या, कृषि रिसर्च पे कार्य करता है, कृषि रिसर्च पे कार्य करता है। आपको बता दें कि इस समय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है ये आपके कृषि मंत्री हैं। ये पेपर में पूछा जा सकता है। फिर पूछा गया आखिर मौलिक अधिकार किस भाग में है। अभी आपको हम पढ़ाए भी हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में है, आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है। किसमें, भाग 3 में है। और क्या, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, आपको बताना है यूएस से। आपको बता दें कि 1931 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल जी जो थे, ये अध्यक्षता जो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की इसमें, उसमें मौलिक अधिकार की क्या, मौलिक अधिकार की मांग किए थे। क्या, मौलिक अधिकार की मांग किए थे। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। और पूछ सकता है कि आखिर उसमें मौलिक अधिकार के साथ साथ पूछा गया है कि आखिर मौलिक कर्तव्य कितने हैं। क्या पूछा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, क्या, मौलिक कर्तव्य, आपको बता दें कि जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 का। उसमें हुआ क्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, आपको बता दें उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य उसके बाद में जोड़ा क्या गया, वो शिक्षा का था। 86वां संविधान संशोधन, ये कौन सा था, 2002। ये इसमें कौन सा जोड़ा गया, ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, ये एक नया जोड़ा गया। ठीक है, आपको बता दें इसमें बताया गया था निःशुल्क शिक्षा, 0 से 6 वर्ष के बीच में निःशुल्क शिक्षा। क्या, निःशुल्क शिक्षा, ये चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। और देखिएगा पूछा आखिर कैद किस भाग में है। इस संविधान का भाग जो 5 है, भाग 5 में कैद की यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि ये जो है 148 से 151 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कैग की जिक्र जो है 148 में है। अगर पूछ लेता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का जिक्र आपको बता दें किसमें किया गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 76। आपको बता दें महान्यायवादी पूछेगा तो आपको बताना है आर्टिकल नंबर 76। और कुछ पेपर में पूछा गया, हाँ ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं। क्या, सूक्त के बारे में पूछा है। आपको हम बताए थे कि ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं 10,022। क्या, 10,022 ऋचाएं हैं। फिर पूछ सकता है आखिर मंडल कितने हैं, तो आपको बताना है कि इसमें 10 मंडल हैं। आपको पूछेगा 10वें मंडल में क्या बताया गया है, तो आपको बताना है पुरुष सूक्ति 10वें मंडल में बताई गई है। फिर पूछ सकता है कि 9वें मंडल में क्या है,
आपको बताना है सूर्य देव को समर्पित है। कितने? सोम या सूर्य देव को समर्पित है। फिर पूछ सकता है आखिर तीसरे मंडल में क्या है, तो आपको बताना है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ये ऋग्वेद से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। या बन सकता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले उसे होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, पूछ सकता है। आपको बताना है आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। पूछ सकता है आखिर सामवेद के बारे में, सामवेद का जो पढ़ने वाले हैं उसे क्या बोलते हैं, उद्राती बोलते हैं। क्या? उद्राती बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्राती कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, क्या है? गंधर्व वेद इसका उपवेद है। इसी के साथ पूछ सकता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा भी तो यजुर्वेद, क्या? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद के साथ साथ यजुर्वेद में कर्म कांड यानी यज्ञ का बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अर्धर्व। क्या? अर्धर्वी बोलते हैं यजुर्वेद को पढ़ने वाले को। उसके बाद है एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद इसका उपवेद क्या है? उपवेद है शिल्पवेद। क्या? शिल्पवेद अथर्ववेद है। ठीक है, सिर्फ इसका उपवेद है अथर्ववेद का शिल्पवेद, और इसका वैसे है क्या? ठीक है, इसको पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्री या उद्राती। सब खत्म हो गया। ठीक है, आइए आप लोग कुछ और बता देते हैं। अगर पूछा गया यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इससे बढ़ के कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे सकते हैं। देखिए, जैसे उसके अकॉर्डिंग ये पूछा था कि आखिर विधान परिषद, क्या पूछा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, क्या? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताना है 6 साल। क्या? 6 साल विधान साल। अब पूछ लेगा आखिर विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको बताना है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा विधान परिषद जो है विधानसभा यूपी में क्या है, सबसे ज़्यादा सीटें किसकी किसकी हैं? लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीट है 80। कितनी? 80। राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की जो सीट है यूपी में ये है 31। ये सबसे ज़्यादा यूपी में सीटें हैं। ठीक है, अगर पूछ लेगा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 404 सीटें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या पूछा गया है? और पूछा गया है कि आखिर अनुच्छेद उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत जो है ये किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन है। आपको बताए भी हैं आर्टिकल 18। ये सब मेरी क्लास से ही आए क्वेश्चन है जो कि अभी हम हाल फिलहाल में स्टार्ट किए हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार, समता या समानता का जो राइट है, समानता का जो राइट है ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? धर्म जाति लिंग के आधार पर, धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। और क्या बताया गया? 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन, क्या? लोक नियोजन के बारे में, यानी सरकारी एग्जाम होंगे उसमें सभी लड़के बैठ सकेंगे। 17 में बताया गया अस्पृश्यता, क्या? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। आर्टिकल 21 में बताया गया है जीवन जीने की शक्तियाँ, जीवन जीने की जो आज़ादी है यानी प्राण और दैहिक, क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में बताया गया है। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है? बालात श्रम निषेध, क्या? बालात श्रम निषेध जो है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल आपको और पढ़ना क्या है? आर्टिकल के साथ साथ आपको बता दें कि आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का आधार, क्या? संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में। उसी के साथ आपको और आर्टिकल याद रखना है, जैसे आपको बता दें कि 123 और 231 ये राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति साहब का अध्यादेश है। क्या? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और क्या ये क्या है? ये राज्यपाल जी का अध्यादेश है। क्या? ये राज्यपाल का अध्यादेश है। क्या? राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको बताएं 76 है ये अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल, और 148 है ये कैग के बारे में बताया है। और क्या? 148 कैग के अटॉर्नी जनरल के बारे में। इतने आपको याद रखना है। जैसे आर्टिकल 111 ये क्या बताता है? वीटो पावर, क्या? वीटो पावर। आर्टिकल 51 क्या बताता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, क्या? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, अलगाव के बारे में बताता है। अब देखिए और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप जो परीक्षा में बन सकते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया आखिर कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? क्या? गुलाम वंश के संस्थापक हम आपको सभी बता चुके हैं। जैसे गुलाम वंश का पूछा है, इसमें कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हम आपको बता भी चुके हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। मान लो पूछ लिया कि नंद वंश के संस्थापक कौन है,
तो आपको बताना है महापद्मनंद। क्या? महापद्मनंद ये नंद वंश के संस्थापक हैं। और पूछ लिया कि तुलुप वंश के संस्थापक कौन है। क्या? तुलुप वंश के संस्थापक कौन है? आपको बताना है वीर नरसिंह। क्या? वीर नरसिंह ये तुलुप वंश के संस्थापक है। ठीक। और पूछ लिया मान लीजिए कि इसी वंश के साथ साथ पूछ लिया कि आपसे चौहान वंश क्या बोलते हैं, कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। क्या? कर्ण वंश का संस्थापक आपसे पूछ लिया तो आपको बताना है क्या? वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक हैं। मान लीजिए गुप्त वंश का पूछ लेता है तो आपको बताना है कि श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। मान लीजिए इसके साथ साथ और कुछ पेपर पूछेगा तो बहुत पूछेगा कि नंद वंश के संस्थापक पूछ सकता है। आपको बता दिए तुलुप वंश का संस्थापक, और बाकी संस्थापक के बारे में हम आपको पिछली क्लासेस में अच्छी तरीके से बता चुके हैं। देखिए पूछा गया है कि आखिर कुछ नृत्य से बारे में पूछा है। जैसे पूछा है भरतनाट्यम व भारतनाट्यम नृत्य ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक। उसके हम आपको कुछ और नृत्य शैली को बता सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे पूछ सकता है कि आखिर बिहू कहाँ का है? असम के कुछ नृत्य लिख लीजिए। बिहू असम के कौन कौन का नृत्य है? ये है असम का है बिहू। क्या? बिहू हो गया। बिहू, नट पूजा या बिसुआ। क्या? बिसुआ, बिहू, नट पूजा या बिसुआ। उसी के साथ साथ में बगरुम्बा। क्या? बगरुम्बा। ये सब कहाँ के हैं? असम के। बगरुम्बा ये सब असम के नृत्य हैं। ठीक है। उसके साथ मान लीजिए आपको पूछ लेता है कि बिहार का कौन सा नृत्य है? क्या? बिहार का। तो आपको बताना है कि जट और जाटिन। क्या? जट जाटिन ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक। और पूछ लेगा कि यूपी के लोक नृत्य क्या हैं? तो आपको बताना है कि यूपी के जैसे नौटंकी और कजरी। देखिए मित्रों आप लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम होगी, आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि ये रैंडम हम रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है और हम आपको यहाँ कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। जैसे पूछ सकता है आखिर घूमर और गणगौर। क्या? घूमर या गणगौर या कालबेलिया। क्या? कालबेलिया ये कहाँ का है? तो आपको बताना है कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या? राजस्थान का लोक नृत्य है। और पूछा क्या गया है? पूछ सकता है जम्मू कश्मीर का कौन सा है? तो आपको बताना है रऊफ। क्या? रऊफ या कूद नृत्य। क्या? रऊफ या कूद नाच ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। इसी की तरीके से हम आगे चलते हैं। आगे कुछ मान लीजिए पूछा गया है। क्या? आगे पूछा गया जनगणना के बारे में आपको हम बता ही दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, जैसे गुलाब वंश के संस्थापक हो गई। हाँ ठीक है। देखिए कुछ पूछा गया जैसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है ना। मौलिक अधिकार के बारे में आपको हम बता ही थे, लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में एक चीज़ और पूछा गया है कि आखिर भाग 3 मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है, ये संविधान के किस भाग में है? तो आपको बताना है कि जो संविधान का भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा ये मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद और मौलिक अधिकार के बारे में और बाकी पूछा कितनी प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो आपको बताना है 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार। क्या? समता का अधिकार। समता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपको बता दें शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद फिर क्या है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा। क्या? संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। फिर क्या है? उसके बाद है संवैधानिक अधिकार। क्या? संवैधानिक अधिकार। ये टोटल 6 है। क्या? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6वां मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि जैसे समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18। क्या? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये पूछ सकता है। और बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बताना है आर्टिकल 23 से 24। पूछ सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। और पूछ सकता है कि सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। ठीक। आर्टिकल 29 से 30। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछेगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? ये संविधान की क्या है? आत्मा। क्या? संविधान की आत्मा पूछेगा तो आपको मारना है आर्टिकल 32। लेकिन जब संविधान का रीढ़ पूछेगा तो आपको मारना है क्या? आर्टिकल 19 का ए। ठीक है। ये संविधान का रीढ़ है।
आर्टिकल 19। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। ऐसी इसी तरीके से जो जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपना प्यार बनाए रखिएगा, हम सबका डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।